हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के सेट नंबर सेकंड में हम आज देखेंगे जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। सेट नंबर फर्स्ट हमने कर रखा था, दो पार्ट में हमने देखा था। इस सेट को भी हम दो पार्ट में देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से थोड़े डिटेल में देखें। और आपके पास एक चैलेंज है कि आप इसको पूरे कंप्लीट देखें, क्योंकि होता क्या है, आप एक क्वेश्चन देख करके प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर सकते। 100% देना पड़ता है, इसके लिए कई सारे सेट सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर होता है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो अपने अकॉर्डिंग स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अशोधित रीजिन का मुख्य स्रोत है। आपको बताना है इनमें से अशोधित रीजिन का कौन सा मुख्य स्रोत है। ये दिया है चीड़ पाइन, बी दिया है साइबर, सी दिया है खस और डी दिया है देवदार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है या पौधा है जिससे अशोधित रीजिन निकाला जाता है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया ए बिल्कुल सही है। इसमें चीड़ पाइन जो होता है ना, इसी से निकाला जाता है अशोधित रीजिन। आप लोगों ने रेजिन का नाम सुना होगा। रेजिन में होता है कि दो प्रकार के पहले रेजिन होते हैं, इससे औषधि निकालते हैं। फिर इसका दो कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट में। एक होता है तारपीन। तारपीन आप लोगों ने देखा पेंट में जो यूज होता है, एक पेंट तारपीन होता है, दूसरा होता है रेजिन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा क्या इसमें से निकलता है, तो इसमें से अगर देखेंगे हम तो तारपीन कितना निकलता है 25%। और इसमें अगर रेजिन की बात की तो रेजिन कितना होता है 75%। ये गोंद होता है, गोंद, काजू वाला रेजिन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सुनामी आने की संभावित कारण है। सुनामी के संभावित कारण कौन कौन से हैं आपसे ये पूछा गया है। ए दिया हुआ भूस्खलन, दो दिया हुआ ज्वालामुखी विस्फोट, तीन दिया है उल्कापिंड का गिरना और चार दिया भूकंप, पाँच दिया है समुद्र के तल पर भ्रंश ब्लॉक का संचलन। तो बताइए इनमें से किसके कारण से सुनामी आने की संभावित कारण हो सकते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही बात है। अगर भूस्खलन होता है तो कहीं ना कहीं जल स्तर में इम्बैलेंस होगा, तो बिल्कुल सही बात है, ए हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो भी हो सकता है। अगर तीसरा देखो उल्कापिंड बड़े मात्रा में, मतलब बड़े अमाउंट का हो, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी सुनामी आ सकती है। भूकंप की वजह से भी सुनामी आ सकता है, क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। वहीं देखिए पाँचवें में समुद्र तल में भ्रंश ब्लॉक का संचलन, तो इसकी वजह से भी आ सकता है। तो हमारा यहाँ पे डी सही है। अगर आपने डी लगाया था तो बिल्कुल सही बात है। और आप प्रयास करिएगा, अगर जो आपका क्वेश्चन गलत होता है उसको दोबारा देख लीजिए, आपका सही हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे के अधिकांश भंडार निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। आपसे पूछा गया है इसमें कि भारत में तांबे के अधिकांश भंडार किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। ए दिया विंध्यन में, बी दिया सतपुड़ा श्रेणी में, सी दिया हुआ है पूर्वांचल श्रेणी में और डी दिया अरावली। तो बताइए इनमें से किस में पाया जाता है तांबे के अधिकांश भंडारण। उम्मीद है सभी लोगों को ये चीज़ पता होगा। खेतड़ी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। खेतड़ी कहाँ पे पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा निकलेगा अरावली। क्यों अरावली, आप खेतड़ी राजस्थान में और वहीं पे इसका भी मिलता है। तो राजस्थान श्रेणी में हमारे वहाँ तांबे का सबसे ज़्यादा मिलता है अवशेष भंडारण, तो अरावली हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर विंध्यन की बात की जाए तो विंध्यन में क्या मिलता है, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। चूने पत्थर यहीं से। खेतड़ी में भारत का कितना परसेंट लगभग तांबे का उत्पादन किया जाता है खेतड़ी से, लगभग 54% खेतड़ी से ही उत्पादन किया जाता है। झुंझुनू खेतड़ी ये सब यहीं पे स्थित है राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, हिंद महासागर के तल में प्राकृतिक गैस मैग्नीज और सीसा पाए जाते हैं। जबकि दूसरा दिया हुआ है, भारत के उत्तर पश्चिम संसाधन पट्टी में लौह गैर लौह धातु जैसे तांबा जस्ता के खनन के व्यापक संभावनाएं हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। अगर हिंद महासागर की तली में देखें तो प्राकृतिक गैस और यहाँ तक कि मैग्नीज सीसा और अन्य ही जैसे कि जर्मीनियम ये सब पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो जैसे मिशन मंगल लाया गया था, वैसे ही ओशियन मिशन लाया गया हमारे वहाँ। उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो ओशियन नोड्स होते हैं ना, नूडल्स, उनको नूडल्स में नोड होते हैं, उनको निकाला जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा ओशियन से। तो इसके माध्यम से हमारा पहला कथन तो इस तरीके से सही हो जाता है। दूसरा देखें तो भारत के उत्तर पश्चिम संसाधन पट्टी में गैर लौह धातु जैसे तांबा जस्ता के खनन के व्यापक संभावना है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। आप अरावली हमने अभी देखा है राजस्थान के रीजन में, तो ऐसे में हमारा सी आंसर सही हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, आर्द्र जलवायु दशाएं कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती हैं। जबकि दूसरा दिया हुआ है, कपास की खेती के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और तीन दिया हुआ है, कपास का सबसे अधिक भंडारण महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसमें लगाया है ए, उनका बिल्कुल सही है। अगर देखें हम कपास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या होती हैं,
तो पहली बात तो आप याद रखिएगा, इसके लिए आर्द्र जलवायु आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आर्द्र जलवायु दशाएं दिया है, बिल्कुल सही बात है। और वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 50 से हो जाएगा 75 सेंटीमीटर बारिश जरूरी होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा इसके लिए विशेषता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, कृषि के लिए कोई फसल स्पेशल फसल उठा के पूछ लेती है यूपीएससी कि कौन कौन सी इसके लिए आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए। फिर अगर दूसरे कथन की बात करें, कपास की खेती के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसीलिए तो इसको कपासी मृदा भी बोलते हैं। तो हमारा दूसरा भी सही हो जाता है। तीसरे कथन में देखें, सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, ये गलत बात है। सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। तो हमारा तीसरा कथन तो गलत हो गया। तो हमारा सही ऐसे हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कुछ लोकेशन दिए हुए हैं, उनको आप उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज करना है। जैसे कि ए दिया हुआ पालिनी, बी दिया है कार्डमम अर्थात इलायची की पहाड़ी, 3 दिया हुआ नीलगिरी की पहाड़ी और 4 दिया अन्नामलाई पहाड़ी। तो इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको अरेंज करना है। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको अरेंज कर लिया होगा। जिन लोगों को आपको ये पता होगा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मतलब सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सा है, कार्डमम, तो इसके हिसाब से सभी लोग आंसर लगा लेंगे, क्योंकि उत्तर से दक्षिण करना था। तो सबसे दक्षिण में एक ही तो है ऑप्शन, तीसरे में आप आसानी से इसको लगा सकते थे। तो ऐसे में नीलगिरी थोड़े से ऊपर हो जाएगा, नीलगिरी। फिर उसके नीचे अगर देखेंगे आप तो पालिनी पहाड़ी इधर आ जाएगा। पालिनी के बाद थोड़ा सा देखेंगे, पालिनी के बाद कौन सा आएगा, तो अन्नामलाई, अन्नामुड़ी इसकी सबसे छोटी है, सब सर्वश्रेष्ठ छोटी है। फिर उसके बाद कार्डमम हो जाएगा। आप ऐसे विभाजित करेंगे तो कार्डमम यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों ने सही कर लिया होगा, जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर की ओर अनुस्थिति या अभिविन्यास में व्यवस्थित कीजिए। आपको अभी तक आप लोगों ने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि उत्तर से दक्षिण के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आता है। जो ये तराई रीजन है ना, इसी को हिमालय से निकलने वाली नदियों के माध्यम से जो जो संरचनाएं बनाई जाती हैं, जिस तरह के स्थलकृतियाँ पाई जाती हैं, उनके उत्तर से दक्षिण के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें आपसे पूछ लिया गया है दक्षिण से उत्तर। अगर आपने उसको सही तरीके से समझ रखा होगा तो इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि दिया तराई, भाबर, बांगर, खादर, तो अरेंज करके बताइए दक्षिण से उत्तर की तरफ। उम्मीद है सभी लोगों ने लगा रखा होगा। अगर सबसे दक्षिण में कौन सा पाया जाएगा, अगर देखेंगे तो सबसे दक्षिण में कौन सा पाया जाएगा इसमें से, अगर उत्तर से दक्षिण से उत्तर है ना तो सबसे दक्षिण में इसमें कौन सा पाया जाएगा, खादर। खादर सबसे दक्षिण में पाया जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा पाया जाएगा, बांगर हो जाएगा। खादर के बाद बांगर, फिर भाबर हो जाएगा, फिर तराई। तो ऐसे में हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब तराई के ऊपर थोड़े से जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा बताइए, भाबर हो जाएगा ना, इसीलिए तो हमारा दूसरा था, अर्थात डी सही था आंसर। इसको थोड़े से और डिटेल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि हिमालय से नदियाँ जब निकलती हैं, मान लीजिए हिमालय रीजन, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े मतलब कंकड़ पत्थर लेके आती हैं और वहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं, थोड़े से तराई रीजन में आके विलुप्त हो जाती हैं। तो उस रीजन को क्या कहते हैं बताइए, उस रीजन को भाबर कहते हैं। फिर उसके नीचे, इसलिए हमारा ये दूसरा वाला पहले पॉइंट हो गया। उसकी जस्ट थोड़ी सी जब नदियाँ बाहर निकलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, तराई रीजन। यहाँ पे हमेशा मच्छर मतलब मलेरिया की जैसी समस्याएं ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो ये हमारा पहला स्थान पे हो गया, पहला वाला पॉइंट हो गया। फिर जस्ट इसके थोड़े से और दक्षिण में आएंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, बांगर। बांगर मतलब वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जहाँ मतलब पहले वहाँ पे मैदान नए नई मृदा आती रहती है, लेकिन अब थोड़ा सा ऊंचा होने की वजह से वहाँ पे नहीं बनता है। तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब फिर सबसे नीचे जाएंगे दक्षिण में तो खादर हो जाएगा, या हर वर्ष नई मृदा आती रहती है। उम्मीद आपको समझ में आएगा। इस तरीके से हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला है, पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में विस्तारित है। पूर्वी घाट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो पूर्वी घाट के बारे में बताइए। यहाँ पे दिया पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल। तो पूर्वी घाट का विस्तार किन राज्यों में है आपको ये बताना है। अगर आप देखेंगे तो पूर्वी घाट क्या पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नहीं, पश्चिम बंगाल में पूर्वी घाट नहीं आता है। तो ऐसे तो हमारा ये गया। वहीं अगर केरल की बात करें, केरल में जो पड़ता है मालाबार तट है, ये भी गया। तो हमारा बचा क्या, तेलंगाना और आंध्रा। तो हमारा बी यहाँ पे सही आंसर हो गया। उम्मीद है सभी लोगों ने सही लगा लिया होगा। चलिए अगला देखते हैं। कयाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ, ये ताजे पानी के लैगून जो पश्चिम बंगाल तट से दूर पाए जाते हैं। दूसरा दिया हुआ, कयाल केवल भारत के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है कयाल के संदर्भ में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने लगाया डी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं, दोनों कथन नहीं सही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहला दिया था ये ताजे पानी के लैगून होते हैं, तो यहीं से साफ है क्योंकि खारे पानी के होते हैं। और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे ये
पश्चिम बंगाल के तट से दूर पाए जाते हैं, ये गलत है, केरल के तट से दूर पाए जाते हैं, यहाँ पे केरल होगा। और यहाँ पे दूसरे कथन में देखें, कयाल केवल भारत के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है, ये पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, इसलिए हमारा दोनों कथन गलत था, डी सही हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपको पता होगा, बेम्बनाट, अष्टमुडी और उकयाल, ये सभी क्या हैं, कयाल के उदाहरण हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। यहाँ राज्य दिया हुआ है, फिर खनिज, इसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए दिया हुआ है बिहार अर्थात अभ्रक, उड़ीसा बॉक्साइट, त्रिपुरा तांबा और मेघालय यूरेनियम। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप लोगों को पता होगा तांबा, तांबा यहाँ पे जो दिया त्रिपुरा, ये गलत है। अब तांबा की बात करें यहाँ पे, अगर अभ्रक की बात करें यही गलत है, त्रिपुरा हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे त्रिपुरा में तांबा नहीं पाया जाता है। अभ्रक की बात कर ले तो बिहार में कहाँ अभ्रक पाया जाता है, तो कुछ लोग बीपीएससी देने वाले होंगे, तो रोहतास, गया, मुंगेर, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं बिहार के जहाँ पे अभ्रक पाया जाता है, तो हमारा यहाँ पे सही हो गया। उड़ीसा में बॉक्साइट पाया जाता है, ये सभी लोगों को पता होगा। फिर यूरेनियम मेघालय में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा त्रिपुरा में तांबा जो दिया हुआ था ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं, त्रिपुरा में भी शायद यूरेनियम पाया जाता है, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए अगला है, भारत के प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन ज्वालामुखी नहीं है। आपको इनमें से बताना है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ए दिया हुआ है अरावली पर्वत श्रेणी, बी 2 दिया हुआ है दक्कन ट्रैप, 3 दिया अंडमान निकोबार और 4 दिया लक्षद्वीप। तो बताना आपको इनमें से कौन ज्वालामुखियों के द्वारा निर्मित संरचना नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम इसमें बात करें अरावली, तो बताइए क्या अरावली है, अरावली नहीं है। अरावली मतलब ज्वालामुखी से निर्मित संरचना नहीं है। वहीं अगर दक्कन ट्रैप की बात कर लें तो आप लोगों को पता होगा दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी द्वारा निर्मित संरचना है, तो बिल्कुल सही बात हो गया। अंडमान निकोबार की बात कर लें तो बैरन द्वीप यहीं पे है, ये भी उसी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित संरचना है। लेकिन यहाँ पे लक्षद्वीप दिया हुआ, ये कोरल के द्वारा बनी संरचना है, तो हमारा 1 और 4 सही हो जाएगा, अर्थात डी। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ क्वेश्चन, मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से किन नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। ए दिया हुआ कावेरी, बी दिया हुआ है अर्थात 2 दिया हुआ है कृष्णा, 3 दिया महानदी और 4 दिया गोदावरी। तो आपको ये बताना है मैंग्रोव वन जो होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो किन नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा रखा होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है डी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए कावेरी नदी डेल्टा में भी पाए जाते हैं, कृष्णा में भी पाए जाते हैं, महानदी में भी, गोदावरी में भी, यहाँ तक कि गंगा डेल्टा में भी पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र जो मिलता है उनमें भी डेल्टा पाए जाते हैं। तो हम डेल्टा अर्थात मैंग्रो, सॉरी डेल्टा रीजन में मैंग्रो पाए जाते हैं, तो हमारा सही हो गया यहाँ पे डी। यहाँ पे अगर दिया होता नर्मदा, तापी, तो क्या वहाँ पे पाए जाते हैं मैंग्रो फॉरेस्ट, नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि एस्चुरी बनाती है वो, डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो उन रीजनों में नहीं देखने के लिए मिलता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। यदि वह वृक्ष की प्रजाति और प्रकार, वन के प्रकार दिए हुए, यहाँ पे जूनिपर दिया हुआ, मोन्टेन, 2 दिया हुआ शीशम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और 3 दिया महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया, और जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही बात है। अगर देखेंगे जूनिपर या हपूसा, ये क्या होता है, पर्वतीय वन है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है मोन्टेन, तो बिल्कुल सही बात है, ये पर्वतीय वन है, सही है। वहीं शीशम की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो पतझड़ के समय में वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा महोगनी जो दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो सही है, हमारा डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर आपने लगाता है डी तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा यूपीएससी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सीधे साउथ के राज्यों से जोड़ता है कि अब यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करेंगे, यात्रा करेंगे तो कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे। तो इसी दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पूछा गया म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। 1 दिया हुआ मिजोरम, 2 दिया अरुणाचल प्रदेश, 3 दिया है त्रिपुरा, और जबकि 4 दिया हुआ मणिपुर। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहली बात आपको याद रखने की जरूरत है, भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। उसके नीचे आएंगे तो नागालैंड सीमा साझा करता है, थोड़े से और नीचे आएंगे तो मणिपुर सीमा साझा करता है, और थोड़े से और नीचे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। तो ये कुछ राज्य हैं, 4 राज्य जो सीमा साझा करते हैं। आप देखते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। तो देखिए मिजोरम दिया हुआ है, अर्थात मिजोरम तो है हमारा, अरुणाचल प्रदेश भी है, फिर मणिपुर भी है, लेकिन त्रिपुरा है नहीं, त्रिपुरा सीमा साझा नहीं करता है। ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, इसलिए हमारा 1, 2 और 4 सही आंसर होगा।
1 2 4, अर्थात डी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है, डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। कौन? प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। जबकि दूसरा कह रहा है यह अस्थिर क्षेत्र है जो अत्यंत भूकंप प्रवण है। तीसरा दिया हुआ है, यह पठार चौड़ी और उथली घाटियों एवं घुमावदार पहाड़ियों हैं। यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार पे चौड़ी एवं उथली घाटियाँ एवं घुमावदार पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो बताना आपको कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हमने पिछले सेट को थोड़े से ध्यान से देखा होगा तो हमने देखा था भूकंपीय जोन को डिवाइड करके, जहाँ पे कितने जोन थे? टोटल 4 जोन थे, 2 3 4 और 5। हमने देखा था कि जो 5 होता है वो ज़्यादा संवेदनशील रीजन होता है। जैसे कि हमने देखा था हिमालयन रीजन, फिर अंडमान निकोबार द्वीप और थोड़ा कच्छ रीजन। यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़े संवेदनशील जोन है, ये इनको 5वें जोन में डाला गया है। वहीं अगर देखें हमारे प्रायद्वीपीय रीजन को, इसको 2 में डाला गया था। ये क्या हो गया? अत्यधिक परवड़ नहीं, स्थिर जोन हो गया। हमारा दूसरा गलत है। पहला देखें आग्नेय और कायांतरित चट्टान, तो आपको पता होगा ये जो हमारा प्रायद्वीपीय रीजन है ये आग्नेय और कायांतरित से बना हुआ है, बिल्कुल सही है। इस पठार में चौड़ी और उथली घाटियाँ एवं घुमावदार पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो ये भी सही है। हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। जबकि दूसरा दिया हुआ है, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। तीसरा दिया हुआ है, असम हिमालय का सीमांकन काली और तीस्ता नदी के द्वारा निर्धारित होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ बात करें पहले कथन की बात, तो दिया हुआ है यहाँ पे नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। बताइए सही है? नेपाल हिमालय नहीं, ये असम हिमालय हो जाएगा। असम हिमालय क्यों? क्योंकि ये हिमालय तीस्ता नदी से दिहांग तक के बीच में स्थित है। अगर यहाँ नेपाल की जगह असम दिया होता तो ये हमारा सही होता, नहीं नेपाल दिया इसलिए गलत है। वहीं तीसरे की बात करें, तीसरा दिया असम हिमालय, तो यहाँ पे नेपाल होता तो एग्जैक्ट सही हो जाता है। काली से लेकर के तीस्ता नदी तक के रीजन को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। तो हमारे पास बचा क्या? सी करेक्ट आंसर है। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलुज से लेकर के काली नदी तक कुमाऊं हिमालय का विस्तार देखने के लिए मिलता है। ये नदियों के बेस पे विभाजित है, हिमालय का विभाजन किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो गया। आप इस तरीके से विभाजन करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या होगा, सतलुज से लेकर के आप यहाँ तक आ जाएंगे काली नदी तक। नेपाल यहाँ से शुरू हो जाता है तो काली नदी तक ये रीजन कुमाऊं हिमालय है। और फिर काली नदी से देखेंगे कहाँ तक, काली नदी तक तीस्ता नदी तक, यहाँ तक तीस्ता तक देखेंगे तो दोनों ये हो जाएगा रीजन नेपाल हिमालय। और फिर यहाँ से तीस्ता नदी से दिहांग तक कौन सा हो जाएगा? नेपाल नहीं, असम हिमालय है। इसलिए हमारा दूसरा, पहला और तीसरा गलत था, 2 हमारा करेक्ट आंसर था। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ, अपोहा द्रोणी वह क्षेत्र है जो एक समय पर कई नदियों प्रणालियों द्वारा अपवाहित होता है। जबकि दूसरा दिया हुआ है, यह विभाजन एक ऊंचा क्षेत्र जो अपोहा द्रोणियों को पृथक करता है। तीसरा दिया हुआ है, एक नदी या उसकी सहायक नदियों को नदी प्रणाली कहा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है बी, उनका बिल्कुल सही है। पहला क्यों गलत है? देखिए यहाँ पे दिया अपोहा द्रोणी वह क्षेत्र है जो एक समय पर कई नदी अपोहा प्रणालियों द्वारा अपवाहित होता है। यहाँ पर छोटा सा माइनर डिफरेंस है, कई नदी नहीं होता है यहाँ पे। अपोहा प्रणाली द्रोणी उसको कहते हैं जो एक नदी प्रणाली द्वारा अपवाहित होता है। एक ही नदी होगी, कई नदियों नहीं होगी। यहाँ पे एक होना चाहिए, केवल वन होना चाहिए, एक नदी, तो सही हो जाता। क्योंकि आप देखेंगे गंगा नदी प्रणाली जो होता है ये एक ही नदी है ना, कई नदियाँ तो थोड़ी है। तो यहाँ पे एक नदी होती है, कई नदी प्रणाली द्वारा नहीं, केवल एक नदी प्रणाली द्वारा पर अपवाहित होता है। कौन? अपोहा द्रोणी। जबकि दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा सही है। बताइए अगर देखें हम यहाँ पे जल विभाजक एक ऊंचा क्षेत्र होता है, मान लीजिए ये ऊंचा रीजन है, इधर अलग नदी प्रणाली बह रही है, इधर अलग, तो बिल्कुल सही बात है, दूसरा कथन सही है। एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ नदी प्रणाली कहलाती हैं, ये भी सही है। 2 हमारा और 3 हमारा सही है। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे नदी दिया, उनका उद्गम स्रोत दिया हुआ, आपको बताना इनमें से कौन सा सही सुमिलित है। हाँ करेक्ट। चलिए आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है सही। चलिए पहला दिया हुआ है नर्मदा नदी, इसका उद्गम दिया हुआ है अमरकंटक। जबकि दूसरा कावेरी, महाबलेश्वर, और तीसरा दिया हुआ है कृष्णा अर्थात ब्रह्मगिरी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमिलित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर कावेरी की बात करें तो ये कर्नाटक से निकलती है, और कहाँ से? ब्रह्मगिरी से निकलती है।
कृष्णा की बात करें महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, तो हमारा दूसरा और तीसरा तो गलत हो गया। पहले की बात करें नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, हमारा केवल एक सही है। एक ए में दिया हुआ, जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे नदियाँ दी हुई हैं और सहायक नदियाँ, जैसे कि कृष्णा दी गई है, मंजरा, पेनगंगा, दूसरा दिया हुआ गोदावरी, इसका इसकी सहायक नदियाँ दी गई अमरावती, हेमवती, और तीसरा कथन दिया हुआ कावेरी, इसके दिया गया मूसी और भीमा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही सम्मिलित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, और जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि सभी इसमें गलत दिए गए। जैसे कि कृष्णा का दिया गया है, कृष्णा की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ मूसी, भीमा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर अगर गोदावरी की बात कर लें तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। वहीं कावेरी की बात कर लें तो कावेरी की कौन सी, अमरावती, हेमवती, ये भी सभी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, तो इसलिए सभी गलत दिए गए थे। तो आपका सही आंसर इसमें क्या होता, डी। यहाँ पे कृष्णा इसमें हो जाता, कावेरी हो जाता हमारा, यहाँ पे कावेरी देखेंगे तो अमरावती, हेमवती, और गोदावरी के लिए मंजरा और पेनगंगा। तो हमारा सही आंसर कुछ इस तरीके से होगा, डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला दिया हुआ है, एल नीनो और ला नीनो के मध्य अंतर पूछा गया। कथन एक दिया हुआ है, एल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं तथा गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ला नीनो में शक्तिशाली प्रशांत व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर बहती हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है, एल नीनो की घटना भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करती है, जबकि ला नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर हम एल नीनो ला नीनो की बात करें तो ये देखिए हिंद महासागर में चलने वाली धाराएं हैं, और इनमें कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो जिसकी इनके दिशा चेंज हो जाता है। अगर एल नीनो की बात करें, एल नीनो में क्या होता है, व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं, हवाएं पेरू के तट की तरफ बहने लगती हैं, और इधर ठंडा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का रीजन, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का रीजन ठंडा हो जाता है। और इसके हिसाब से देखें तो पेरू का तट जो है दक्षिण अमेरिका का रीजन, यहाँ पे हवाएं आने लगती हैं, मतलब यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होगी, इधर सूखा पड़ने लगता है, तो इससे भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है। ला नीनो की बात करें सीधा इसका अपोजिट है, ला नीनो में व्यापारिक पवनें मजबूत हो जाती हैं और हवाएं इधर चलती हैं, तो यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे आप तो यहाँ पे दूसरे कथन में चेंज कर दिया गया, क्योंकि कह दिया गया अल नीनो घटना भारतीय मानसून को मजबूत करती है, जबकि गलत है, ये कमज़ोर करती है। वहीं ला नीनो की बात करें तो ये भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करती है, चेंज कर दिया गया, इंटरचेंज किया गया। पहला कथन बिल्कुल सही है, एल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं, जैसा कि हमने बताया कि एल नीनो जब आता है तो व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं, वो अपने मार्ग से सीधा अपोजिट चलने लगती हैं, जबकि तथा गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। सही बात है, पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है, और पेरू चिली के तट पे क्या होता है, बारिश ज़्यादा होने लगता है, और डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट रीजन है, बारिश ज़्यादा होने लगता है। तो और इस रीजन में क्या होता है, और पोषक तत्वों की क्या होता है, इधर पोषक तत्व ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन इधर पोषक तत्व कमी हो जाती है, जिससे मछलियाँ मरने लगती हैं। ये भी पूछा जाता है इसमें से कि क्या एल नीनो के दौरान पेरू के तट पे, चिली के तट पे मछलियों का मृत होने देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे एक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जबकि 2 दिया हुआ है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार इसके उत्तर दक्षिण विस्तार से अपेक्षाकृत अधिक है। तीसरा दिया हुआ, भारत का मानक यमोत्तर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, और जिन लोगों ने इसमें लगाया है सी, उनका बिल्कुल सही है। क्यों, अगर पहले कथन की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जबकि दूसरा कथन क्यों गलत है बताइए। यहाँ पे दिया हुआ भारत का उत्तर पश्चिम विस्तार इसके उत्तर दक्षिण के विस्तार से अपेक्षाकृत अधिक है, मतलब पूर्व पश्चिम विस्तार जो है इसके उत्तर दक्षिण के विस्तार अपेक्षाकृत अधिक दिया हुआ, जो कि कम है। क्योंकि भारत का जो क्षेत्र देखेंगे उत्तर दक्षिण ज़्यादा लंबा है, जबकि पूर्व पश्चिम कम है। क्यों, अगर आप देखेंगे तो पूर्व पश्चिम की बात करें, पूर्व पश्चिम तो कितना विस्तार है, 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर है, जबकि उत्तर दक्षिण का विस्तार देखेंगे आप तो 32-12 है किलोमीटर। तो उत्तर दक्षिण ज़्यादा दिखा ना, इसलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कथन गलत हो जाता है। तो सी हमारा आंसर सही हो जाएगा, जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे दिया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। तीसरा दिया हुआ है, पूर्वी घाट सबसे ऊंची चोटी है,
अन्नामुडी, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, अगर हम यहाँ देखें पहले कथन में, पहला कथन बिल्कुल सही बात दिया हुआ। पहले कथन में दिया पश्चिमी घाट पूर्व की ओर की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, तो सबसे ऊंची चोटी है जैसे अन्नामुडी, अन्नामुडी और ये नीलगिरी, डोडा बेटा, ये सभी किस पे हैं? पश्चिमी घाट पे ही तो है, तो इसलिए पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंची हैं। और दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन में दिया हुआ पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी घाट में प्रवेश करने के लिए दर्रों के माध्यम से प्रवेश करना पड़ता है, जबकि पूर्वी घाट को देखेंगे तो अनियमित और विच्छेदित है। बिल्कुल सही है। तीसरे कथन में देखें दिया पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये पश्चिमी घाट की है। और पूर्वी घाट की कौन सी? पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जिंग धारा है, कहीं कहीं जिंग धारा देता है, कहीं कहीं महेंद्रगिरी देता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो हमारा तीसरा यहाँ पे गलत है। 1 2 सही है। जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु नदी परडाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ इसकी सहायक नदियाँ जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा है, जबकि दूसरा कथन दिया हुआ सिंधु नदी का 1/3 भाग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। पहले कथन की बात करें, इसकी सहायक नदियाँ जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरे कथन की बात करें, सिंधु बेसिन का 1/3 भाग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ क्या दे दिया? उत्तराखंड। उत्तराखंड की जगह क्या होना चाहिए? पंजाब, लद्दाख रीजन होना चाहिए, तो सही हो जाता। यहाँ पे उत्तराखंड दे दिया, उत्तराखंड में सिंधु की कोई भी सहायक नदी नहीं पाई जाती है, तो इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा केवल 1। जिन लोगों ने ये लगाया था उनका बिल्कुल सही, दूसरा कथन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, करेक्ट है। 1 दिया उड़ीसा, 2 दिया झारखंड, 3 दिया पश्चिम बंगाल और 4 दिया छत्तीसगढ़। तो आपको इनको अवरोही क्रम में अरेंज करना है, कोयला भंडारण के दृष्टिकोण से इनके प्रतिशत के आधार पर इनको अरेंज करना है अवरोही क्रम में। तो बताइए सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे, किस राज्य में पाया जाता है? इनमें अगर हम इनमें देखेंगे तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे? झारखंड पे पहले स्थान पे आ जाएगा, दूसरे पे उड़ीसा आ जाएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा? तीसरे पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और चौथे पे देखें तो पश्चिम बंगाल में। तो हमारा एक पहले स्थान पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, और तीसरे पे ये, चौथे पे ये। हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे ए है। जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ दुनिया भर में महासागरों से अधिक वर्षा भूमि पर होती है, जबकि दूसरा कथन दिया हुआ भूमि में नमी के रूप में उपस्थित जल की मात्रा ताज़ी जल की झीलों में उपस्थित जल की मात्रा से अधिक है। मतलब मृदा में जो हमारे ग्राउंड वाटर में जो जल पाया जाता है उसकी मात्रा से अधिक उपस्थित जल की मात्रा ताज़े जल की झीलों में उपस्थित जल की मात्रा से अधिक है, ये कहना चाह रहा है दूसरा कथन। तीसरा कथन दिया हुआ है वायु के किसी विशिष्ट आयतन में निहित जल की मात्रा वायु के तापमान पर निर्भर करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें सी, उनका बिल्कुल सही है। पहला क्यों गलत है? दुनिया भर में महासागरों से अधिक वर्षा भूमि पर होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे अधिक वर्षा अगर देखेंगे तो ओशियन में होता है, महासागरों में होता है, ना कि स्थल खंड पे। तो हमारा पहला गलत है। वहीं दूसरे कथन की बात करें, मृदा में नमी के रूप में उपस्थित जल की मात्रा ताजे जल की झीलों में उपस्थित जल की मात्रा से अधिक है, बिल्कुल गलत बात है। मृदा में जो यहाँ पे नमी है ये काफ़ी कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। और ताजे जल की जो झीलें हैं यहाँ पे जल ज़्यादा मात्रा में स्टोर है। तो हमारा ये भी गलत दिया हुआ है, दूसरा भी। तीसरा हमारा करेक्ट आंसर है, सी हमारा सही आंसर है। चलिए इस सेट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए इस सेट देखने के लिए धन्यवाद।